और अम्बेडकराइट मूवमेंट में अम्बेडकरी समाज को ये अपील करता हूँ कि आपके होठ इधर उधर ना जाने दे, नहीं तो आरक्षित जगह पे अगर अनारक्षित लोगों द्वारा अगर चुना गया तो उनकी दलाली करेगा, उनकी चमचेगिरी करेगा, समाज का काम नहीं करेगा। अगर समाज का काम चाहते हो, समाज का भला हो, समाज का नेतृत्व करना चाहते हो, या ये समाज का अम्बेडकराइट समाज का महाराष्ट्र में चल रहे महानगर पालिका चुनाव में जब बात नागपुर की आती है तो नागपुर अनेकों चीजों से जाना पहचाना जाता है। ये वो भी भूमि है जिसे मनुवाद का गढ़ भी माना जाता है। ये वो भी भूमि है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा भी दी। और ऐसे नागपुर में जब चुनाव होता है तो उसकी चर्चा और उसकी सरगर्मियां अमूमन तौर पर दिखाई देती है। इस वक्त हम लोग मौजूद है प्रभाग क्रमांक 33 में, और इस प्रभाग क्रमांक 33 में बहुजन समाज पार्टी ने जिन प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है उनके बारे में जानने समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इनका ये चुनाव प्रचार जारी है। मेरे साथ उत्तम शेवड़े जी है, और इनके बारे में अगर हम जानने समझने की कोशिश करेंगे तो बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के वो प्रदेश के मीडिया प्रभारी है। साथ ही साथ तकरीबन 3 जो ट्रिपल एमए वो कर चुके हैं। 3 बार उनका एमए हो चुका है अलग अलग भाषाओं में, जिसमें पाली मौजूद है, जिसमें अम्बेडकर एंड थॉट्स मौजूद है और बुद्धिस्ट स्टडी, और साथ ही साथ उनका पीएचडी भी चालू है जो कि अम्बेडकरवादी विचारधारा है, इस पर उनका पीएचडी शुरू है। और इतना ही नहीं तो तमाम तरीके के सोशल और पॉलिटिकल और साथ ही साथ रिलीजियस जो मूवमेंट चलते हैं उनमें उनकी सक्रियता हमेशा देखने को मिलती है। हाल ही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूरा जो बाबा साहब के जरिए दीक्षा भूमि में दीक्षा जो दी गई, उस दीक्षा भूमि का जो पूरा आंदोलन रहा उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी तो हम शेवड़े इनकी देखने को मिली। और किताबों का लिखने का शौक और इस विचारधारा को आगे अपने साहित्य के माध्यम से पहुंचाने का जो ललक है वो भी उत्तम शेवड़े जी इनके अंदर देखने को मिलती है। किताबें महत्वपूर्ण तरीके से उनके जरिए लिखी गई है, जिसमें अगर मैं खास तौर पर बताऊं तो भारतीय लोकशाही और बुद्ध धर्म का भविष्य, इतना ही नहीं मान्यवर कांशीराम साहब राइटिंग स्पीचेस जो कि एडिटोरियल में है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो भाषण है और बहन मायावती का जो भाषण है जो नागपुर में हुआ, ये भाषण इस तरीके की किताब, और खासतौर पर जो किताब इस वक्त मेरे हाथ में है ये किताब भी है संसद से मान्यवर कांशीराम। तो इस तरीके से किताबों का लिखना और ऐसे मूवमेंट का व्यक्ति, एक ऐसे विचारधारा का व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने के पीछे की उसकी क्या भूमिका होती है, और ऐसा व्यक्ति जब जीत कर आता है तो क्या कुछ होता है, वे तमाम चीजें एक के बाद एक उनके ही जुबानी से हम समझेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय भीम। आपका नेशनल चौपाल का स्वागत जी। सर सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, काफी सारी चीजें मैंने शुरुआती दौर पर बताई है और परिचय भी मैंने आपका अमूमन तौर पर दे ही दिया है। ये मूवमेंट से आप जुड़े, इस विचारधारा से जुड़े, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, कौन सा वो दौर था और क्या सबसे पहले वो सोच निर्माण हुई कि इस विचारधारा से जुड़ना है? मैं 12वीं का छात्र था जब नागपुर से लॉन्ग मार्च औरंगाबाद यूनिवर्सिटी का नाम देने के लिए निकला था। उस लॉन्ग मार्च में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम शामिल होने से मैं उस मार्च में चले गया। 15 दिन पैदल चला, फिर बाद में 12-13 दिन सेंट्रल जेल में रहना पड़ा उस आंदोलन की वजह से। कितनी उम्र थी उस समय में? मैं 12वीं का छात्र था। अच्छा। और जब उधर 18-19 साल। हाँ, जब उधर से आया तो मैं जिस बस्ती में रहता था चंद्रमणि नगर में, तो चंद्रमणि नगर में ब्रदरहुड सेंटर मान्यवर साहब चलाते थे, बीडी नानवटे जी के घर में चल रहा था। तो वहाँ मैंने हु लीड द लॉन्ग मार्च ये ऑपरेस्ट इंडिया की मैगजीन पढ़ी, और वो मैगजीन पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि मैं जिस लॉन्ग मार्च में जिस नामांतर के इशू को लेकर मैं आगे बढ़ रहा था, वो नामांतर का इशू या लॉन्ग मार्च ये रॉन्ग मार्च है, ऐसा मान्यवर साहब ने कहा था। और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी और किताब भी निकाली थी, एक मैगजीन निकाली थी। वो पढ़ने के बाद में मैं चेंज हो गया और मुझे लगा कि शायद हो सकता ये आदमी कह रहा है, इसको अपन ने देखना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो मैं उनका पहला भाषण 16 अक्टूबर 1982, 16 अक्टूबर 82 की मैं बात कर रहा। ये हमारे एरिया में जो नया बबुल खेड़ा है, जिस एरिया से मैं चुनाव लड़ रहा, इस एरिया में नया बबुल खेड़ा है,
वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू का उद्घाटन मान्यवर कांचीराम साहब के हाथ से 82 को हुआ। 1982। हाँ, तो मुझे जिस नानवटे जी के घर में ये ब्रदरहुड सेंटर चल रहा था, मैं चंद्रमन नगर में रह रहा था, तब उन्होंने कहा कि ये कांशीराम जी नागपुर में आने वाले, उनके हाथ से उद्घाटन होने वाला है बाबा साहब के स्टैचू का, तो आप चलिए कांशीराम जी को देखिए और सुनिए कांशीराम जी को। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं कांशीराम जी को देखूं और सुनूं, तो मैं पहली बार उनको देखा, सुना, मैं पूरा टर्न हो गया। मुझे लगा कि जिस मूवमेंट की मैं बात कर रहा, जिस समाज की बात कर रहा, जिस बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा की बात कर रहा, मुझे पढ़ने का और लिखने का तब से शौक था। तो मैंने जो कुछ भी थोड़ा पढ़ा था, तो मुझे लगा कि यह आदमी काफी अच्छी बात रखता है और काफी अच्छा इसने लिखा है। इसलिए मान्यवर कांचीराम जी के मूवमेंट से मैं 82 से जो जुड़ गया, तो आज तक के मैं उनके मूवमेंट में, उनके साथ में रहा हूँ। बसपा से कहीं नहीं डगमगाए। हाँ, तो फिर बाद में तो DS4 बनी। ये तो DS4 के जमाने की बात है, उसमें मैंने काम किया। फिर बाद में BSP बनी 84 में। तो तब से तो कंटिन्यू मैं साथ में चल रहा हूँ, और आज महाराष्ट्र प्रदेश का मीडिया का, महाराष्ट्र का इंचार्ज करके मैं काम कर रहा हूँ। 2 मर्तबा उत्तम शेवड़े जी इन्होंने चुनाव लड़ भी चुका है। दक्षिण जो नागपुर है, दक्षिण नागपुर विधानसभा जो है, यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ने का भी काम है। 1999 में एक बार और 2007 में, है ना? तो ये 2009 का है। चलिए, तो तो ये उस वक्त जब 1 मिनट, तो 2 मर्तबा भी चुनाव लड़ चुका है, एक 1999 में और उसके बाद 2009 में। तो 2 बार चुनाव लड़ने का जो है अनुभव है। फिर अभी चुनाव मैदान में है। एक ये भी है कि कांशीराम साहब को आपने जब देखा, जब आप टर्न हुए, जो बात का आप कर रहे हैं, उसके बाद में काफी सारा समय भी आपने बिताया होगा। तो कौन कौन सा ऐसा समय रहा, या फिर कितना ऐसा समय आपके बीच जो कांशीराम साहब? तब से 2003 तक, जब साहब को ब्रेन स्ट्रोक आया, 2003 का नागपुर का आखिरी एक कस्तूरचंद पार्क का सम्मेलन हुआ, और चंद्रपुर में आखिरी भाषण हुआ महाराष्ट्र का। 2002 का नागपुर का जो कांशीराम जी के बहुत करीब आने का मौका मिला, 13-14 अक्टूबर 2002 को ये आरक्षण शताब्दी महोत्सव साल था। ये मान्यवर शाहू महाराज ने जो आरक्षण शुरू किया था, उसको 100 साल हुए थे। उस 100 साल के उपलक्ष्य में नागपुर में 2 दिन का सम्मेलन रखा गया था, आरक्षण शताब्दी महोत्सव। उस महोत्सव में मैंने मान्यवर कांशीराम जी साहब के मूवमेंट से जुड़े हुए सारे, और अम्बेडकरी मूवमेंट से जुड़े हुए जितने भी लिटरेचर था, उनका मैंने प्रदर्शनी लगाया था। उस प्रदर्शनी का उद्घाटन मान्यवर कांशीराम साहब ने किया, और कांशीराम साहब ने स्वयं भेंट दी। और मेरे पास में जो डायरी है, आज भी उन्होंने एक शेरा लिखा है, गुड कलेक्शन वेल प्रेजेंटेशन, ये मान्यवर साहब ने लिखा है, और मेरी पीठ थपथपाई। वो एक अच्छा एक मौका है। और रही बात साहब, जब से 82 से जो मैंने देखा, तो 2003 तक के जितने बार भी 78 बार है नागपुर में, 78 बार नागपुर में आए, तब मैं हर वक्त में मैं कांशीराम साहब की ये कार्यक्रम अटेंड किया, उसकी नोटिंग किया। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहे, सभा सम्मेलन रहे, या रवि भवन की जो भी बैठक रही, तो ये हर कार्यक्रम में मैं मौजूद रहा साहब का। और स्पेशली मैं साहब से बात नहीं करता था, मैं साहब की सारी एक्टिविटी नोट करने का काम करता था और सुनने का काम करता था। मैं ये नोट करना और सुनना, ये मेरी बहुत पहले से आदत रही, बात नहीं करता था, ये मेरी आदत। संपादक जो है वो उत्तम शेवड़े जी रहे हैं, जो बहुजन मीडिया है, जो हिंदी और मराठी में रहा। सर, कितने साल चला ये? 6 साल तक हमने बहुजन मीडिया जो वीकली है, हिंदी मराठी वाला, ये चलाया। अभी बंद हुआ है वो, लेकिन मान्यवर साहब ने जो डेली चलाया था, 14 अप्रैल 84 से शुरू हुआ था, 1.25 साल तक चला, और वो सारे डेली में हमने काम किए। तब से 84 से मेरी पत्रकारिता शुरू हुई, 84 से। तो आज भी मुझे अनेक लोग पत्रकार करके जानते हैं, और इसलिए मैंने मीडिया का ये जो वर्क है पार्टी का, ये मैंने मीडिया चुना हो। मैं पॉलिटिकल ये लाइन से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सेक्रेटरी, ये लाइन का मैं आदमी कभी भी नहीं रहा। मैं इसमें नहीं गया।
मैंने ये प्रेस की मीडिया की लाइन पकड़ा और मैंने खुद भी मीडिया निकाला, और साहब ने देश भर में जितने मीडिया निकाले उतने सारे मीडिया, ओरिजिनल मीडिया मेरे पास में आज भी संकलित है, संपादित है, और मैं उनकी हर वक्त में प्रदर्शनी लगाता हूँ। अभी तो चुनाव प्रचार जारी है, चुनाव में लोगों से मिलना जुलना शुरू है, तो इस बार जो जिन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में क्या क्या मुद्दे हैं सर इस बार? अब हम मुद्दा एक ये लेकर चल रहे हैं कि हम जिस नागपुर नगरी की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब धम्म दीक्षा दी थी उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर का नाम नागपुर क्यों पड़ा और मैंने नागपुर नगरी को क्यों चुना धम्म दीक्षा के लिए, ये बात बताई थी। उस नागपुर नगरी के महापौर, मेयर, इसके पहले 3-4 मेयर रिपब्लिकन पार्टी के, हम जिस नीले झंडे को लेकर हम आगे बढ़ रहे उस नीले झंडे के मेयर नागपुर में हुए, जिसका हम नाम का जिक्र करेंगे। डीपी मेश्राम जी है, सकाराम मेश्राम जी है, ये सकाराम चाहंदे जी है, डीपी मेश्राम जी है, और हमारे रामरतन जानोरकर जी है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस साल धम्म दीक्षा दी उस साल का जो आयोजन करने में एक ग्रस्त थे जिनका नाम सदानंद जी फुल्लेले और डिप्टी मेयर थे। तो रिपब्लिकन पार्टी के ये मेयर, डिप्टी मेयर तक रह चुके हैं, लेकिन आज ये हालत है कि रिपब्लिकन पार्टी के टाइटल का एक भी उम्मीदवार नहीं है और एक भी निगम पार्षद आज के हालत में नागपुर नगरी में नहीं है। लेकिन बसपा ने उसी बाबा साहब अम्बेडकर के नीले झंडे को लिया, बाबा साहब अम्बेडकर के हाथी को लिया, नेशनल लेवल के पार्टी की आइडेंटिटी बनाई। बीजेपी और कांग्रेस के बाद में तीसरे नंबर की पार्टी, एक नीले झंडे वाली, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा वाली ये पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी ने अपने बूते पे इस नागपुर नगरी में 82 उम्मीदवार खड़े किए। अब 82 उम्मीदवार खड़े किए और कोई भी हालत में 50 के अंदर हम नहीं रहने वाले, 50 के ऊपर ही हम जीतने वाले हैं। आज के हालत में हमारे 10 निगम पार्षद है, इसके पहले 12 भी निगम पार्षद रहे हुए। जब 12 निगम पार्षद हम चुने इसके पहले, तो आज 50 कोई बड़ी बात नहीं है। हम जिस प्रभाग से लड़ रहे, ये प्रभाग नंबर 33 है। प्रभाग नंबर 33 से हमारे चारों उम्मीदवार सेकंड पे हमारा पैनल रहा था। इसके पहले ये 7 साल पहले जो चुनाव हुआ था, हमारे बाजू वाला 17 नंबर जो प्रभाग है, वहां से हमारे वो भी चारों का पैनल, तो ये दोनों करीब के जो 17 और 33, ये तो 8 उम्मीदवार तो हमारे आज वो तो जीत गए, हम ऐसा मानते हैं। इसलिए कि ये लोगों ने, ये अम्बेडकरी लोग जो इस एरिया में, जैसा कि 70,000 पॉपुलेशन, 70,000 मतदाता इस प्रभाग में है, 70,000 में शेड्यूल कास्ट के और उसमें से भी बुद्धिस्ट पर्टिकुलर 80-90% के हिसाब से 27-28 फुले शाहू अम्बेडकर को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, परिवर्तनवादी संविधान को मानने वाले ये लोग इतने हैं। और इसीलिए हम उनके बदौलत ये चाहते हैं और कहते हैं, दावा करते हैं कि ये हमारे टोटल 100% हमारे साथ में, क्योंकि नीले झंडे वालों को ना बीजेपी ने साथ दिया ना कांग्रेस ने साथ दिया। अब समाज के ध्यान में आया कि हम उनको साथ देकर कोई फायदा नहीं है। वो तो गांधीवादी है, मनुवादी है, और फुले शाहू अम्बेडकर वादी तो बीएसपी है, हाथी वाले तो इधर है। तो इसलिए सारा समाज हमारे साथ में है और उन लोगों को लगता है कि अगर इनको हम वोट देंगे तो ये वोट किसी निगम पार्षद के लिए नहीं है, तो ये मेयर बनाने का वोट है। और अगर एक वोट देंगे तो 4 मेयर चुन के आएंगे, 4 निगम पार्षद चुन के आएंगे। जैसा कि ये 33 में भी 4 आएंगे, 17 में भी 4 आएंगे। एक लगा हुआ बाउंड्री है। हम ये 2 ही प्रभाग की क्यों बात करते हैं? शायद हो सकता कोई दूसरे प्रभाग 35 भी लगा हुआ है, 32 भी लगा हुआ है, वो बोलेंगे कि हमारी बात नहीं करते। लेकिन ये एकदम बाउंड्री लगी हुई है और टोटल बुद्धिस्ट लोग बड़े पैमाने पे इस एरिया में रहते हैं और वो नीले झंडे को और बाबा साहब के मूवमेंट को मानते हैं और सारे कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं। हम जब सुबह से निकलते हैं रैली से,
तो करीबन सैकड़ों लोग हमारे साथ में फुले शाहू अम्बेडकर के मिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं, ऐसा लगता है। सर, हम जब पूरे प्रभाग में घूमे हैं, जैसे आपने बताया कि प्रभाग में आप चुनावी प्रचार कर रहे हैं, उस दौरान देख रहे हैं कि रास्तों पर पानी भरा हुआ है। अगर हम बस्तियों में जा रहे हैं तो वहां पर सकरी गलियां हैं, वहां पर गंदगी है, कूड़ा है, गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही है। अब 70,000 लोगों के लिए जो अस्पताल होने चाहिए वो अस्पताल नहीं है। जो सरकारी स्कूलें होनी चाहिए महानगर पालिका की वो नजर नहीं आ रही। तो ये जो चीजें अभी तक के जो समस्या नजर आ रही है, इसका कैसा निवारण होगा? क्या बसपा इस पर काम कर रही है या फिर क्या रणनीति है तमाम चीजों को सही करने की? अब आपने समस्या की बात की है। अब हम हर दिन जब घूमते हैं तो हमें समस्या का मुकाबला करना पड़ता है। जैसा कि हम हमारे इस प्रभाग में, अभी मैं एक दो बस्तियों के ही नाम लूंगा, बहुत सारी बस्तियां, लेकिन भदंत आनंद कौशल्या नगर है, इस जहाँ से ये वार्ड की शुरुआत होती है, उनके बाजू में जय भीम नगर है। भदंत आनंद कौशल्या नगर में बस्तियों में तो इतनी संकरी गली है कि वहां से पैदल चलना मुश्किल है। उनके घर की गाड़ी उनके आंगन तक नहीं जाती, टू व्हीलर, ये हालत है। तो थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर की तो बात दूर है, क्योंकि वो थ्री व्हीलर फोर व्हीलर वाले तो लोग है ही नहीं। हाँ, थ्री व्हीलर वाले इसलिए कि ऑटो चालक है, लेकिन उनको कई दूसरे मैदान में धम्म जैसा कि धार्मिक स्थल होते हैं, सार्वजनिक स्थल होते हैं, वहाँ गाड़ियाँ रखना पड़ता। अब ये बहती गंगा, अब हमने कल चर्चा की थी, तो ये जो रास्ते में जो गटर का पानी बहता है, गंदा पानी नलों में आता है, और रोड इतने वो नीचे गए कि रोड ऊपर आए और मकान नीचे गए सीमेंट की वजह से। तो ये सारी बातें हैं। हमारे आरोग्य की सवाल है, तो ये एजुकेशन का प्रॉब्लम है। पूरे 70,000 पॉपुलेशन लोक संख्या में 70,000 मतदाताओं में, जिसमें 33 प्रभाग में 33 बस्तियां हैं, हमने गिने, हमने उसके पत्रक भी निकाले। 33 बस्तियों में सिर्फ एक जगह एक हॉस्पिटल है एनएमसी का, और एक एनएमसी की कारपोरेशन की स्कूल एक है, और उसकी भी स्थिति बहुत दयनीय है। जो नाला बहता है उसके पीछे से, नाले में इतनी गंदगी है कि वहां से सांप निकलते हैं, कूड़ा कचरा वहाँ रहता है, और मच्छर निकलते हैं और लोग बीमार गिरते हैं। पिछले वक्त तो टाइफाइड और मलेरिया जैसी वो बीमारियां हुई थी। तो मैं ये कह रहा था कि जैसा कि कौशल्या नगर एक बस्ती है, इधर अंबेडकर नगर है, कुंजलाल पेट है, ये जय भीम नगर है, इधर हमारे रिपब्लिकन वसाहत है। तो ये ऐसी बस्तियां आज भी वो स्लम में है, लेकिन स्लम में होने के बाद में उसको अभी तक के पट्टे नहीं मिले। जब ये गवर्नमेंट क्या कहती है कि राहिल त्याला घर, राहिल त्याला जमीन देऊ, इन लोगों ने तो गायकवाड़ के नाम से वो तो जैसा जमीन, जिसको जमीन नहीं है उनको जमीन देने की बात की, रमाई घरकुल योजना की बात की, जिसका छोटा सा झोपड़ा है उसका घर बांध के देंगे, ये भी बात करते। लेकिन उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं के, बीजेपी और कांग्रेस का शासन रहा, उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं के मकान बना के दिए, उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं को झोपड़पट्टियों में पट्टे दिए। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता नहीं है, जो बसपा के कार्यकर्ता है, अम्बेडकरी विचारधारा के स्ट्रांग लोग हैं, उनको उन्होंने ना पट्टे दिए ना घर बना के दिए। तो उन्होंने पक्षपातीपना किया, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए ये जो अभी देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है, अब ये हमारे प्रभाग में देवेंद्र फडणवीस का आधा, हमारा प्रभाग आधा देवेंद्र फडणवीस का विधानसभा का क्षेत्र है। हमारे विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस का आधा हिस्सा है ये हमारे विधानसभा में। लेकिन उनकी भी हालत वही है, वो बस्तियों में झोपड़पट्टियों में अभी तक पट्टे नहीं दिए, जबकि गवर्नमेंट का कानून कहता है कि 10 साल तक जिस जगह पे, 12 साल तक तुम जिस जगह पे रहोगे वो जगह तुम्हारी होगी। तो उनको कुछ हम मांग नहीं रहे, जिस जगह पे रहते वो कागज पे एक लिख कर दो कि ये तुम्हारे मालकी की जमीन है, हम इतना ही चाहते, लेकिन वो भी नहीं दे रहे, ऐसी हालत है। हम पूरा चुनाव प्रचार जिस तरीके से देख रहे हैं, उस चुनावी प्रचार में समस्या है, समस्याओं का क्या निवारण होगा वो आपने भी बताया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान जैसे गले में आपका नीला झंडा है ना, उसी तरीके से नीला गमछा लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चल रही है, जिसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बाकी अन्य पार्टियां है। तो और साथ ही साथ कांग्रेस तो संविधान लेकर भी चल रही है। तो बसपा ऐसा क्या कुछ कर दिखाएगी जो बसपा पर लोग इस बार जो है विश्वास कर लेंगे?
अभी नीले गमछे की बात की है जी। पहले बाबा साहब आम्बेडकर के वक्त में रिपब्लिकन पार्टी बाद में बनाई गई थी, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर का मान्यता प्राप्त जो झंडा था वो नीला झंडा और उसमें अशोक चक्र था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से रजिस्टर्ड आज भी है। बीजेपी कांग्रेस वाले नीले झंडा को लेकर आम्बेडकरी लोग बहुत इमोशनल है, ये करके इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए बीजेपी कांग्रेस वाले नीले झंडे को लेकर चलते थे। आज इस चुनाव में ये हालत हुई कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों ने बीजेपी कांग्रेस को टिकटा मांगे कि हमें कुछ टिकटा दो। जब उन्होंने टिकटा नहीं दिए तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को और पुलिस कमिश्नर को लिख कर दिया कि हमारा झंडा बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो उन पे गुना दाखिल करो। अब ये इनमें डर पैदा हो गया कि हम जिस समाज को बेवकूफ़ बनाते थे तो अभी बेवकूफ़ नहीं बनेगा। लेकिन तब भी उन्होंने नई नकल निकाली। नया तरीका क्या निकाला? तो अशोक चक्र के अलावा जहाँ जय भीम लिखा, जहाँ बाबा साहब का फोटो और नीला कलर का, तो इस टाइप से उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए इस टाइप के नकली नीले गमछे लगा के संघ वाले और बीजेपी वाले के कार्यकर्ता जो नॉन अम्बेडकरी है, नॉन शाहू फुले है और एंटी संविधानिक है, वो लोग वो नीले गमछे लेकर समाज में घुसने का काम कर रहे और वो बता रहे कि हम लोग इनके साथ में, जबकि अखंड जो नीला झंडा है और अखंड बाबा साहब का हाथी है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में, और ना ही वो किसी से अलायंस कर रहा, ना ही किसी से अलायंस इसलिए नहीं कर रहा कि बीजेपी कांग्रेस कोई अलग अलग नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस समान है और इन्हीं लोगों की गली से लेकर दिल्ली तक आज तक सत्ता रही। अब कौन सा नाक है इनको क्या बोलेंगे हम दूसरे शब्द में, इनको ये नहीं है, अब वो शब्द में ये नहीं, इनको कोई नाक ही नहीं है कि वोट मांगने का। इनको शर्म आना चाहिए लोगों को वोट मांगते वक्त, क्योंकि इन्होंने 60-70 साल से, जब से नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना तब से 40-50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 15-20 साल से बीजेपी राज कर रही। कल कांग्रेस वाले थे, टिकट नहीं मिली तो बीजेपी में गए, बीजेपी वालों को टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस में आए, कांग्रेस में नहीं मिली तो एनसीपी में गए, एनसीपी की नहीं मिली तो शिवसेना में गए। तो सारे ये पार्टियां बदलने वाले छूट भैया चेले चपाटे, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए ये चुनाव लड़ते हैं। और इसीलिए इनकी सत्ता रहने के बाद में इन्होंने कुछ नहीं किया और इनसे उम्मीद भी नहीं है। इसलिए उम्मीद नहीं है कि समस्या हमारी है, हमारी समस्या हम ही छुड़ा सकते हैं। बाबा साहब ने कहा, तथागत बुद्ध हमारे जो पीछे है, तथागत बुद्ध ने भी कहा स्वयं दीपो भव, अत्त दीपो भव, यानी खुद का प्रकाश खुद करो, खुद का नेतृत्व खुद करो, अपना प्रकाश खुद बनो, ये उनका निर्देश था। इसलिए हम चाहते कि हम हमारे ही बदौलत ये करना चाहते हैं। अगर नागपुर की बात आती है तो नागपुर को फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा का गढ़ माना जाता है, और ऐसी जगह पर जब बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है तो इस बार क्या स्थिति होगी? जैसे कि आपके भी खुद की जो सीट, आपने बताया कि पिछली बार मर्तबा बसपा या प्रभाग क्रमांक 33 से दूसरे नंबर पर थी, तो पूरे नागपुर की अगर बात करेंगे तो नागपुर में क्या इस बार स्थिति होगी? नागपुर की मैंने भी एक शब्द में ये कहा था कि बहुजन समाज पार्टी मेयर बना रही, क्योंकि वो उस वक्त का जो दौर है फिर से आया और लोगों के ध्यान में आया कि बीजेपी कांग्रेस वो एक ही है और अभी उनको छोड़ दीजिए और हम नीले झंडे वालों के साथ में हैं। जैसा कि मैंने अभी बाबा साहब, क्योंकि जैसा रिजर्व सीटें ही 30 है, या रिजर्व सीटें, अब मैं अनुसूचित जाति रिजर्व सीट से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण शुरू किया संविधान के माध्यम से, लेकिन जब आरक्षण देने की जब बात आई तो कांग्रेस वालों ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ में ही दूसरे आदमी को खड़ा करके बाबा साहब को हरवाने का काम किया। तो ये समाज के ध्यान में है, ये समाज जानता है, मानता है, समझता है।
अब उनके ध्यान में आया कि उत्तम शेवड़े जैसा अम्बेडकराइट मूवमेंट में काम करने वाला 40-45 साल से जो लगा हुआ है, तो इनको हराने के लिए उन्होंने छोटे मोटे छुट भैये, चेले चपाटे, छोटे दलाल ऐसे खड़े किए अपने ही समाज के। कितने लोग आपके खिलाफ? अब इसमें 13 लोग हैं। अब 13 लोग हैं और मैं ये कहूंगा कि मैं अकेला, अब ये मैं बुद्धिस्ट बात करता हूँ। मैंने डॉक्टर अंबेडकर विचारधारा में एमए किया हूँ, पाली में एमए किया हूँ, बुद्धिस्ट स्टडी में एमए किया हूँ और मेरी वैलिडिटी ही बुद्धिस्ट है। तो मैं बुद्धिस्ट करके मैं स्वयं दीप की बात करता हूँ, सब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करता हूँ और अम्बेडकराइट मूवमेंट में अम्बेडकरी समाज को ये अपील करता हूँ कि आपके होठ इधर उधर ना जाने दे, नहीं तो आरक्षित जगह पे अगर अनारक्षित लोगों द्वारा अगर चुना गया तो उनकी दलाली करेगा, उनकी चमचेगिरी करेगा, समाज का काम नहीं करेगा। अगर समाज का काम चाहते हो, समाज का भला हो, समाज का नेतृत्व करना चाहते हो, या ये समाज का अम्बेडकराइट समाज का वाइस बन के भेजना चाहिए, बोलने वाले लोग भेजना चाहिए, अभ्यासु लोग भेजना चाहिए, ना कि कोई अनपढ़ गवार। क्योंकि ये कोई अनपढ़ गवार का हाथ जोड़ के ये बजट पास करने वाला नहीं है। बजट को जो समझते हैं, बजट को रोकते हैं, बजट का स्टडी करते हैं, ऐसे लोग चाहिए। 5,500 करोड़ का नागपुर का बजट है, लेकिन 5,500 करोड़ का बजट होने के बाद में भी एजुकेशन पे 0 बजट है। एजुकेशन की स्कूलें बंद कर रही है लोग। क्यों? तो अनपढ़ गवार जिनको एबीसीडी राजनीति की नहीं मालूम, जिनको बजट का एबीसीडी नहीं समझता, विकास की चीज का नाम है ये नहीं समझता, वैसे लोग खड़े रहते हैं और उनको वो लोग चुनकर भेजते हैं। काय के लिए? तो ये समाज का हित ना हो, इसलिए समाज के अहित के लिए भेजते हैं। तो इसलिए आज समाज समझ चुका है। अब मैं ये कहूंगा ये थोड़ा कि ये बहुजन समाज पार्टी ने जो 4 उम्मीदवार यहाँ खड़े किए हैं, 4 उम्मीदवार खड़े होने के बाद में या उनके अलग अलग ईवीएम मशीनें हैं। ये 13 नंबर प्रभाग में 3 ईवीएम मशीन है। अब उम्मीदवार 4 है, लेकिन 33 नंबर प्रभाग में 4 उम्मीदवार है, लेकिन ईवीएम मशीन 3 है। पहले नंबर के ईवीएम मशीन पे मेरा अपना हाथी है, जिसका कलर व्हाइट रहेगा, जिसका व्हाइट कलर रहेगा, उसकी बैलेट रहेगी, उसमें हाथी है, उसकी पहली बटन दबाना है। दूसरा ब और क, ये जो 2 जो लोग हैं जिसमें पीला ब का गुलाबी है और क का पीला है। ये ब में हमारी ये मून मैडम, ये वनिता मून अडेकर मैडम, वनिता मून अडेकर मैडम जो है ये ओबीसी प्रभाग से है और बगट से है और उनका गुलाबी रंग की पत्रिका है। उसी के नीचे एक ही ईवीएम पे क गट है, जो हमारी रंजनाताई भानुदास जी ढोरे है, वो क गट में उनका पीले कलर की मशीन ये बैलेट रहेगा और वो ब और क का गुलाबी और पीला ये बैलेट यूनिट एक ही मशीन में लगेगा, लेकिन 2 जगह हाथी रहेंगे एक मशीन पे। और फिर चौथा गट जो है हमारे वैशाली चंद्रशेखर कांबड़े, उनका ड गट है, उनका ये लाइटली नीले रंग का रहेगा, जिसको हम नीला ही कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा फिक्कट नीला, ये ड गट का रहेगा और ड गट में ये इनका नाम रहेगा। ऐसी 3 मशीनें रहेगी और तीनों मशीनों के जो हाथी है, जहां जहां हाथी दिखता है वो हाथी की बटन दबाएंगे, चारों हाथी की बटन दबाएंगे, लाइट लगेगा और फिर ओके होगा, तो चारों उम्मीदवार हाथी के जीत कर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो काफी सारी चीजें हमने समझी है। प्रभाग क्रमांक 33 में उत्तम शेवड़ी जी चुनावी मैदान में है। पिछली मर्तबा बसपा इसी सीट से दूसरे नंबर पर थी और इस बार जो दावेदारी है वो सीधा
भारतीय जनता पार्टी के साथ में लड़ाई नजर आ रही है। इस बार भी उसी तरीके से लड़ाई होगी और क्या कुछ होता है 15 तारीख को वोटिंग होनी, उसके बाद में परिणाम आएंगे। परिणामों के बाद ही पता चलेगा कि इस प्रभाग क्रमांक 33 से किसकी जीत दर्ज होगी। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत आपने जो अब तक सुनी है और खासतौर पर प्रभाग क्रमांक 33 की तमाम जनता को यह कहना है कि आप इस पूरी बातचीत को लेकर क्या सोच रहे हैं। आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।